हेलो स्टूडेंट्स, कौन आ गए? सुरेंद्र मोहन गुप्ता जी आ गए। आज आपको पढ़ाने के लिए आए हैं ट्वेल्थ मैथ्स का एक टॉपिक, एक्सरसाइज 3.1। मतलब मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है। अभी तक मैं टॉपिक पढ़ाया करता था, तो फिर मेरे मन में आया कि काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अच्छी कोचिंग नहीं प्रोवाइड हो पाती, तो वो जो एक्सरसाइज हैं उनके क्वेश्चंस को इधर उधर से ढूंढते हैं। और मैं देख रहा था कि इतना मज़ा नहीं आया मेरे को। मैंने खुद भी एक बार ढूंढने की कोशिश करी, मतलब वो मज़ा नहीं आया जिस तरह से मैं मज़े दे दे के पढ़ाता हूँ। तो मेरे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल बटन दबाइए, ताकि जब भी ये वीडियोस एक्सरसाइज वाइज सोल्यूशन आपके सामने आए तो आपको पता चल जाए कि हाँ भाई सोल्यूशन आ गए हैं, आप इसको बस कर डालिए मज़ेदार तरीके से। मैं देखिए टॉपिक भी समझाऊंगा ज़्यादातर, मैंने वीडियोस देखी उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन 1 2, तो वो उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर रही। तो मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए सारी चीज़ समझाऊंगा। पहले टॉपिक समझाऊंगा, फिर उससे आपसे उसका क्वेश्चन कराऊंगा। जैसे देखिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स और एक लिखा है ऊपर मैट्रिसेस। मैट्रिसेस इज द प्लूरल वर्ड। मैट्रिक्स का प्लूरल होता है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स सिंगुलर है और उसका प्लूरल है मैट्रिसेस। और मैट्रिक्स क्या होता है? मैट्रिक्स में नंबर्स के साथ खेलना है। मैट्रिक्स इज द अरेंजमेंट्स ऑफ नंबर्स। नंबर्स के साथ खेलिए और इस तरह से खेलिए कि वो रोज और कॉलम की फॉर्म में आ जाए। रोज और कॉलम की फॉर्म में। अब ये रोज और कॉलम क्या होते हैं भाई? तो रोज मतलब जब हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको रो बोलते हैं, जब हम उसको वर्टिकल फॉर्म में लिखते हैं तो उसको कॉलम बोलते हैं। जैसे 5 3 2 ये हो गया रो 1। मेरी भी वैसे अलग से टॉपिक की वीडियो है इसी प्लेलिस्ट में। टॉपिक की वीडियो भी है प्लेलिस्ट में, लेकिन मैं फिर भी आपको थोड़ा बहुत शुरू से बता रहा हूँ। 2 6 और 8 ये हो गई रो सेकंड। मतलब मैंने 2 हॉरिजॉन्टल बना दिए। अब 2 हॉरिजॉन्टल बनाए हैं तो साथ में वर्टिकल भी तो तैयार हो गए। तो कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3। तो मैंने 6 नंबर के साथ इस तरह से खेला कि वो 2 रोज और 3 कॉलम की फॉर्म में आ गए। अब इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। ब्रैकेट आप ऐसी भी लगा सकते हैं, ऐसी भी लगा सकते हैं। और दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, है ना। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसलिए इसको हमेशा कैपिटल लेटर में लिखना है ऐसा नहीं है, हर स्टेट में लिखना है। हर स्टेट में लिखना है, लिक्विड स्टेट में भी, सॉलिड स्टेट में भी, हर स्टेट में लिखना है। ठीक है जी। तो ये कैपिटल लेटर से इसको शो कर दिया, मैट्रिक्स बन गया। अब इसमें सबसे पहली चीज हमारे पास आती है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मतलब इट रिप्रेजेंट्स कि उस मैट्रिक्स में कितनी रोज है और कितने कॉलम है। पहले मैट्रिक्स का नाम लिखना है, फिर m इंटू एन लिखना है। m का मतलब रोज, n का मतलब कॉलम्स। पहले मैट्रिक्स का नाम, फिर m रोज और n कॉलम। इस तरह से आपने इसको लिखना है। ठीक है जी, m रोज n कॉलम। जैसे अभी जो हमने मैट्रिक्स लिखा था, मान लो फिर लिख रहा हूं मैं 2 -1 3 4 2 1। तो इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम है। 2 रोज और 3 कॉलम, और इसका ऑर्डर क्या हो गया 2 इंटू 3। और इसमें कितने एलिमेंट्स हो गए? 6 एलिमेंट्स हो गए। इसके ऊपर क्वेश्चन देखिए इस तरह से आता है, जैसे हमारी ये एक्सरसाइज है फर्स्ट। इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए 24 एलिमेंट्स आपके पास है। तो बता रहे हैं व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन है। इसके पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं ये आपको बताना। ठीक है जी, ये बताना है आपको। तो 24 एलिमेंट्स के पॉसिबल ऑर्डर क्या हो सकते हैं? 1 इंटू 12 24, 24 इंटू 1, 2 इंटू 12 12 इंटू 2, 6 इंटू 4 4 इंटू 6, 8 इंटू 3 3 इंटू 8। मतलब ऑर्डर को मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं, रोज और कॉलम को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका मल्टीप्लीकेशन नंबर ऑफ एलिमेंट्स होता है। तो 24 एलिमेंट दिए हुए, तो 24 के जितने फैक्टर बन सकते हैं उसके हिसाब से आ जाएगा। 13 एलिमेंट्स हैं तो इसका बन जाएगा 1 इंटू 13 13 इंटू 1। 18 एलिमेंट्स का 1 इंटू 18 18 इंटू 1, 9 इंटू 2 2 इंटू 9, 6 इंटू 3 3 इंटू 6। तो जितने फैक्टर बन सकते हैं। 5 एलिमेंट्स का 1 इंटू 5 5 इंटू 1। ये तो हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसे अभी ऊपर दिया हुआ देखिए, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है। इसमें कितनी रोज हैं? 1 2 और 3, 3 रोज हैं। कॉलम कितने हैं? 1 2 3 4, 4 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया? ए मैट्रिक्स 3 इंटू 4। मैट्रिक्स ए में 3 रोज हैं, 4 कॉलम है। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देयर आर 12 एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। 3 रोज हैं क्योंकि 3 हॉरिजॉन्टल है, 4 कॉलम है, तो 3 इंटू 4 करके 12 जो है
ये इसके एलिमेंट्स आ गए, 12 एलिमेंट्स आर देयर इन द मैट्रिक्स। अब इसके बाद करते हैं बात पोजीशन की। अभी तक जो क्वेश्चन थे ना, फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 3 रो 4 कॉलम 12 एलिमेंट, और इसके फैक्टराइज कर दिया। अब इसमें बात करेंगे हम पोजीशन ऑफ एलिमेंट की। देखिए पोजीशन ऑफ एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एलिमेंट का मतलब है प्लेस वैल्यू ऑफ द एलिमेंट। मतलब जो भी नंबर, जो भी एलिमेंट आपने मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, जो भी नंबर, जो भी एलिमेंट आपने मैट्रिक्स में लिखा हुआ है, उसकी जगह की वैल्यू बतानी है, जगह की वैल्यू। जैसे यहाँ पे देखो ए दिया हुआ है 3 2 -1 5 4 6। तो अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है, अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है तो पोजीशन को स्मॉल ए से लिखना है। अगर मैट्रिक्स का नाम कैपिटल ए है तो पोजीशन को स्मॉल ए से लिखना। जैसे कैपिटल ए है तो पोजीशन को स्मॉल ए से लिखना। और आई और जे, आई स्टैंड्स फॉर आईएथ रो, जे स्टैंड्स फॉर जेथ कॉलम। मतलब वो कौन सी रो में है और कौन से कॉलम में। जैसे 3 है, 3 ये फर्स्ट रो है, फर्स्ट कॉलम है। 2 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। -1 क्या है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। 5 क्या है, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। 4 क्या है, सेकंड रो सेकंड कॉलम। और 6 सेकंड रो थर्ड कॉलम। कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, ये वो है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। इसके ऊपर क्वेश्चन इस तरह से आता है कि आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है। देखिए मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना हम लोगों ने, समझिए ध्यान से। जैसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें आपने खुद एक मैट्रिक्स बनाना है। मैट्रिक्स बना बनाया नहीं आया, आपने खुद एक मैट्रिक्स बनाना है। उसके अंदर 2 × 2 इसका ऑर्डर है। 2 × 2 का मतलब हो गया 2 रोज 2 कॉलम। ये इसका ऑर्डर हो गया, 2 रोज 2 कॉलम। अब 2 रोज 2 कॉलम में टोटल एलिमेंट कितने हो गए, 4। इसकी पोजीशन क्या होगी, A11, A12, A21 और A22। ये 4 पोजीशंस हो गई। अब इन चारों पोजीशंस को कैलकुलेट करना है। हर क्वेश्चन में देखिए फार्मूला अलग अलग है। जैसे पहला फार्मूला ये है, AIJ I + J का होल स्क्वायर बाय 2। अब मेरे को निकालना है A11। A11 का मतलब होता है I की जगह 1 डाल दीजिए, J की जगह 1 डाल दीजिए। I की जगह 1, J की जगह 1 डाल दीजिए। तो ये हो गया 2 का स्क्वायर 4, 4/2 यानी 2 आ गया। A12, अब हम I की जगह 1 डालेंगे, J की जगह 2 डालेंगे। I की जगह 1, J की जगह 2, तो ये हो गया 9/2। A21, I की जगह 2, J की जगह 1, ये भी 9/2। A22, I की जगह 2, J की जगह 2 डाल दीजिए, 2 2, 8 आ गया। तो इस तरह से चारों आंसर आ गए हमारे पास। ये इसका आंसर आ रहा है 2, इसका आंसर आ रहा है 9/2, इसका भी 9/2 और इसका 8। ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। ठीक है जी। सेकंड पार्ट देखिए, पोजीशन तो यही चलेंगी सेम, फार्मूला बदल गया। फार्मूला हो गया AIJ इज I अपॉन में J। तो मेरे को A11 निकालना है, तो I की जगह 1, समझ गए बात हुई ना, I की जगह 1, J की जगह 1 आ गया। A12 निकालना है तो I की जगह 1, J की जगह 2, A21, A22, I की जगह 2, J की जगह 2, 1 आ गया। तो इसका आंसर हो गया 1 हाफ 2 और 1, 1 हाफ 2 और 1, ये चीज आ गई। अब उस वाले पे चलते हैं, सेम पोजीशन, फार्मूला चेंज हो गया। अब फार्मूला बन गया AIJ इज I + 2J का होल स्क्वायर बाय 2। ठीक है जी। अब जैसे मेरे को निकालना है A11, समझ में आ रहा है ना, A11 मतलब I की जगह 1, J की जगह 1। ठीक है जी। A11 I की जगह 1, J की जगह 1, 9/2। A12 I की जगह 1, J की जगह 2,
जे की जगह 2 डालोगे तो 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, 2j है ना 2j, तो j की जगह 2 डाल दिया तो हो गया 25/2। फिर A21 i की जगह 2 j की जगह 1, 8 आ गया। A22 i की जगह 2 j की जगह 2, 4 हो जाएगा ना। फिर 4 और 2 6, 36, 18 आ गया। तो इसका आंसर बना A11, A12, A21, A22, ये इसका आंसर बन गया। ठीक है, ये हो गया ऑर्डर 2 इंटू 2। अब देखिए ऑर्डर 3 इंटू 3 या 3 इंटू 4 हो भाई साहब, क्या बात है। देखिए 3 इंटू 4 कह रहे हैं भाई, तो कैलकुलेशन बहुत ज्यादा हो जाएगी। मतलब वैसे तो आसान है, कैलकुलेशन थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। 3 इंटू 4 का मतलब हो गया 3 रोज ऐसे 4 कॉलम, टोटल 12 एलिमेंट्स, 3 रोज 4 कॉलम। इसकी पोजीशन क्या बनेगी, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34। ये बन गई। अब ये सारी पोजीशन इसमें डालनी जैसे पिछले क्वेश्चन में डाली थी। Aij हाफ ऑफ -3i प्लस j, ये क्या दिया हुआ है, मॉड दिया हुआ है। मॉड, मॉड का मतलब अगर इसके अंदर नेगेटिव नंबर भी आ रहा है तो इसको हम पॉजिटिव नंबर में कन्वर्ट कर देंगे। जैसे A11 निकालना है तो i की जगह 1 डाल दिया, j की जगह 1 डाल दिया, तो ये नेगेटिव आ रहा है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऐसे सारी चीजें कैलकुलेट कर लेने। तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन के बच्चे नहीं है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। i की जगह 1, j की जगह 2, A13 निकालना है, वही सेम i की जगह 1, j की जगह 3, तो ये 0 हो गया। A14 निकालना है, i की जगह 1, j की जगह 4, 1/2। ऐसे सारी वैल्यूज आ जाएंगी, कोई इतना बेकार, मतलब सिंपल सी कैलकुलेशन है, बस तरीका सीखना मेन आपने। हर चीज को आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब इतना कोई वो प्रॉब्लम वाली बात है नहीं। ठीक है, A21 ऐसी A21 वगैरह निकाल लोगे सिंपल, समझ में आ गया ना, ऐसी सेकंड पार्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास जो है, ये तो हो गया टॉपिक। अगला टॉपिक ये आता है, एक स्टेटमेंट है, इफ 2 मैट्रिसेस आर इक्वल, if 2 matrices are equal, then their corresponding elements are also equal। कोई भी 2 मैट्रिसेस अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी आपस में इक्वल होंगे। देखिए जैसे 2 मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं ऐसे, तो यहां जो एलिमेंट होगा वो इसके बराबर होगा, इधर वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, ये वाला इसके। देखिए मैंने शेप बना के बता दिया, शेप को भी ध्यान रखिए, बिल्कुल सेम, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में बराबर होंगे। इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे आता है, ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 6। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6, इसमें लिखा है एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी। अब ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, तो 4 किसके इक्वल हो गया, वाई के, एक्स किसके इक्वल हो गया, 1 के, 3 किसके इक्वल हो गया, जेड के, और 5 तो 5 है ये, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर कर दिया हमने, एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें एक्स प्लस वाई जो है किसके बराबर होगा, 6 के बराबर होगा ना, एक्स प्लस वाई बराबर होगा 6 के, 2 तो 2 के बराबर है ही है, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा, 5 के, 5 प्लस जेड किसके बराबर होगा,
5 के, तो z की वैल्यू 0 आ गई। और ये xy किसके बराबर होगा, 8 के, xy इक्वल टू 8। अब इन दोनों को इस तरह से सॉल्व करना है कि x और y की वैल्यू आ जाए। तो जैसे यहां से मान लो किसी एक की वैल्यू निकालनी, y की निकालनी, y की वैल्यू यहां डाल दी, y की वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व कर लिए। माइनस से डिवाइड करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, इसके फैक्टर बन जाएंगे। मिडल टर्म स्प्लिट करके इसके फैक्टर बन जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू 4 आ गई और x की वैल्यू 2 आ गई। अब इन दोनों x की वैल्यू को बारी बारी से यहाँ डाल दो, जो हमने लिखा ना y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स। एक बार x की वैल्यू 2 डाल दो, y 4 आ गया, और एक बार x की वैल्यू 4 डाल दो तो y 2 आ गया। इस तरह से इक्वेट करना, इक्वेट करके सिंप्लीफाई करना, ठीक है। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में ये देखिए, x प्लस वाई प्लस जेड किसके इक्वल होगा, 9 के। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9 हो गया, और यहां से x प्लस जेड दिया हुआ है 5 के, और एक है y प्लस जेड 7। तो भाई x प्लस जेड को लेके इधर आ जाओ। देखिए x प्लस जेड है ना, ये मतलब 3 टर्म प्लस हो रही है, x प्लस वाई प्लस जेड 3 टर्म प्लस हो रही है। लेकिन हम x प्लस जेड की, देखो इसको मैं इकट्ठा लिख लेता हूं, ऐसे लिख लेता हूं, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू 9 लिख सकते हैं ना ऐसे। z को पहले लिख लिया, प्लस माइनस में चलता है ऐसा। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 डाल दो यहाँ पे, तो 5 प्लस वाई इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 4 आ गई, है कि नहीं, ठीक है जी। इसके बाद y प्लस जेड 7 है, y की वैल्यू 4 आ गई, यहाँ डाल दो, तो z की वैल्यू 3 आ गई। वो वाली वैल्यू जो है, y की वैल्यू 4 यहाँ डाल दी, 4 उधर चला गया, z की वैल्यू 3 आ गई, z की वैल्यू 3 इधर डाल दो, तो x2 आ गया। तो इस तरह से वैल्यूज आ गई। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन के अलावा और कुछ भी नहीं है। ऐसे इसमें जो सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी किसके इक्वल है, -1 के। 2a प्लस सी किसके इक्वल है, 5 के। ऐसे यहां पर 2a माइनस बी जो है इक्वल टू 0, 2a माइनस बी इक्वल टू 0। हाँ जी, तो मैं जैसे आपको बता रहा था ना कि इसमें ABCD की वैल्यू निकालनी है, तो हमने कोफिशिएंट्स को, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना। जैसे a माइनस बी को मैंने -1 रखा था, और 2a माइनस बी को जो मैंने वो रखा क्या, 0 रखा था, ठीक है, उसके इक्वल था ना। तो जब इनको हम माइनस करेंगे ना, माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएंगे, b से b कट जाएगा, तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी। a की वैल्यू 1 यहां डालिए, तो b की वैल्यू 2 आ गई। फिर इसके बाद 2ac, तो a की वैल्यू 1 डाल दी, यहाँ पे c की वैल्यू 3 आ गई। और फिर 3c प्लस d इक्वल टू 13 है, तो c की वैल्यू 3 डाली, d की वैल्यू 4 आ गई। तो सिंपल सा एक कैलकुलेशन सी करनी है बस, बाकी तो नॉर्मल मामला है बिल्कुल, ठीक है जी। ये भी क्वेश्चन हमारा इक्वल, ये देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे होंगे आप, ये देखिए, ये भी वो इक्वल करना है, दोनों को इक्वेट करेंगे ना। 9th क्वेश्चन, अभी 8 बताता हूँ पहले। 9th क्वेश्चन देखिए, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, तो यहां से x की वैल्यू आ गई -7/3। और अगर आप यहाँ रखते हैं 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो -3x इक्वल टू 2, x की वैल्यू आ गई -2/3। तो एक तो x की वैल्यू आ रही है -7/3, 3x प्लस 7 इक्वल टू 0, x की वैल्यू -7/3, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4। अब x की दो वैल्यू आ रही है मेरे पास, ये नहीं कि दो वैल्यू पॉसिबल नहीं है, अभी पिछले क्वेश्चन में आई तो थी, लेकिन मेन बात क्या है इसके अंदर कि x की वैल्यू अगर आपको -2/3 दी हुई है, -2/3 मतलब वैल्यू दे ही नहीं रखी है ऐसी, ये -2/3 दी हुई है अपने पास, तो -7/3 भी आ रही है, तो नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो गया। क्योंकि जो भी आपको x की वैल्यू दे रखी है, दो वैल्यू आ रही है, पर वो दोनों वैल्यू किसी भी सॉल्यूशन में है नहीं, किसी भी सॉल्यूशन में नहीं है ABCD के अंदर, इसलिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड हो गया।
अगर ये दोनों वैल्यू किसी सॉल्यूशन में होती तो आंसर आ जाता। ठीक है, अब इसके बाद इसमें आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में सबसे पहला आता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें नंबर ऑफ रोज 1 होती है, नंबर ऑफ रोज 1। कॉलम कितने भी हो सकते हैं, कॉलम कितने भी हो सकते हैं, लेकिन रोज केवल एक ही होगी, रोज केवल एक ही होगी। ठीक है जी, यानी इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बनेगा वो 1 इंटू एन बनेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ए 1 इंटू 3, 5 माइनस 3 और 2, एक रो 3 कॉलम। दूसरा होता है कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स इज 1। नंबर ऑफ कॉलम इज 1, कॉलम अब की बार एक होगा, रो कितनी भी हो सकती, यानी इसका जो स्टैंडर्ड ऑर्डर बनेगा वो m इंटू 1 बनेगा। जैसे b 4 इंटू 1, 1 5 3 माइनस 2। रो मैट्रिक्स में एक रो, कॉलम मैट्रिक्स में एक कॉलम। उसके बाद आता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे स्क्वायर होता है ना, स्क्वायर, उसमें लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है। स्क्वायर में लेंथ और ब्रेड्थ सेम होती है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। नंबर ऑफ रोज बराबर होंगे नंबर ऑफ कॉलम्स के। जैसे एक मैट्रिक्स ए है m इंटू एन, एक मैट्रिक्स क्या है m इक्वल टू एन। ये देखिए कोई भी मैट्रिक्स है m इंटू एन, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब m इक्वल टू एन होगा। m इक्वल टू एन, ये देखिए क्वेश्चन भी है इसके ऊपर यहाँ पे। ये देखिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें क्या कंडीशन लगेगी, m इक्वल टू एन। स्क्वायर मैट्रिक्स में कंडीशन m इक्वल टू एन। देखिए इसका ऑर्डर दिया हुआ ना, कोई भी एक मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर था m इंटू एन, तो उसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, m इक्वल टू एन वाली कंडीशन लगेगी। ठीक है जी, तो ये मैं जो बता रहा था अभी आपको। कहाँ गया भाई, ये हो गया कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, और ये आ गया स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मतलब इसके अंदर 2 रोज होंगी तो 2 ही कॉलम होंगे। 5 माइनस 2 3 और 4। एक मैट्रिक्स बी हो गया 3 इंटू 3, 2 माइनस 1 4, 3 2 1 6 5 4। तो 2 इंटू 2 या 3 इंटू 3, 4 इंटू 4, ये वाले मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, और एक चीज और, ये वाला जो डायगोनल है, देखिए स्क्वायर जो होता है उसमें 2 डायगोनल होते हैं, ये भी डायगोनल है, ये भी डायगोनल है। एक स्क्वायर में 2 डायगोनल होते हैं, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में भी 2 डायगोनल हो गए, एक ये भी डायगोनल और ये भी डायगोनल। लेकिन ये वाला जो डायगोनल है, देखिए इसकी पोजीशन बता रहा हूं मैं, इसकी पोजीशन होती है 1 1, इसकी पोजीशन होती है 2 2, इसकी पोजीशन होती है 3 3। 1 1 2 2 3 3 ये पोजीशंस होती है। तो मतलब ऑर्डर में भी रो और कॉलम सेम है, ऑर्डर में भी रो और कॉलम सेम है, और पोजीशन में भी रो और कॉलम सेम है। ऑर्डर में भी रो और कॉलम सेम है, पोजीशन में भी देखिए रो और कॉलम सेम है, 1 1 2 2 3 3। तो इसका एक नाम रख दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। स्कूल में प्रिंसिपल होता है ना, स्कूल का जो प्रिंसिपल है उसी तरह से मेन है, मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल। यही वाले डायगोनल को मेन डायगोनल बोलना है, और दूसरे वाले को कभी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सीबीएसई के अंदर हमेशा यही वाले डायगोनल की जरूरत पड़ती है, मेन डायगोनल बोलते हैं इसे। ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड आता है, मेन डायगोनल के ऊपर बेस्ड एक है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स मतलब सबसे पहली बात, इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स। इट मस्ट बी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसका स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। यानी अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है
अगर कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी नहीं होगा, क्योंकि इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए वन ऑन द मेन डायगोनल। वन ऑन द मेन डायगोनल एंड all other elements are zero. One on the main diagonal and all other elements are zero. ये देखिए मेन डायगोनल ये होता है ना, ये वन, बाकी सारे जीरो। मेन डायगोनल वन 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 वन, बाकी सारे जीरो। इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स से बोलते हैं। तो वैसे तो मैट्रिक्स को एबीसीडी किसी से भी लिख सकते हैं, मैट्रिक्स को एबीसीडी हम किसी से भी लिख सकते हैं, लेकिन आइडेंटिटी मैट्रिक्स को केवल और केवल आई से लिखना। उसके बाद आता है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स मतलब डिफरेंट नंबर्स ऑन मेन डायगोनल and all other elements are zero. डिफरेंट नंबर्स ऑन मेन डायगोनल, नंबर मेन डायगोनल पर ही होगा, जैसे 5 -4 और 3, बाकी सारे जीरो। जैसे ए से बी से सी से लिख दिया, मतलब इसको भी नंबर जो है मेन डायगोनल पर चाहिए, लेकिन डिफरेंट नंबर होंगे, बाकी सारे जीरो। अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a इज इक्वल टू डायगोनल 5 -4 और 3, ये हो गया a इक्वल टू डायगोनल 5 4 -3, ऐसे भी लिख सकते हैं। मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल b इज इक्वल टू डायगोनल 3 2, तो इसको क्या लिख सकते हो आप, 3 2 को मेन डायगोनल में, बाकी सारे जीरो। 3 2 को मेन डायगोनल में, बाकी सारे जीरो। तो ये हो गया डायगोनल मैट्रिक्स। और इसी से मिलता जुलता एक और है, उसका नाम है स्केलर मैट्रिक्स। तो स्केलर मैट्रिक्स का मतलब है सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल, मतलब इसको भी मेन डायगोनल पर चाहिए, पर सेम नंबर चाहिए, जैसे 5 5 5, बाकी सारे जीरो, ऐसे सेम नंबर ऑन मेन डायगोनल। और इसको देखो कैलकुलेशन भी बड़ी आसान है, याद करना भी बड़ा आसान है। जैसे मैंने जो जिस हिसाब से मीनिंग लिखा, देखिए कैसे, एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर, एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायगोनल, और यहाँ पे वन लिखा है, और ये भी तो वन ही एक तरह से, देखिए ये भी वन ही। आइडेंटिटी को ऐसे तो लिखते हैं, आइडेंटिटी को ऐसे तो लिखते हैं। तो मतलब एस फॉर सेम, डी फॉर एस फॉर सेम, एस फॉर स्केलर, डी फॉर डिफरेंट, डी फॉर डायगोनल, वन है यहाँ पर भी वन ही है। तो इस तरह से याद करना। और एक होता है जीरो मैट्रिक्स, मतलब नल मैट्रिक्स, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है जी। तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी बन जाती है, बस यही है कि टॉपिक मैं सोच रहा हूँ क्यों ना टॉपिक को एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया जाए, पहले टॉपिक देखो फिर क्वेश्चन करो, तो जल्दी हो जाएगा मामला। क्या कंबाइन भी कर सकते हैं, जैसे आपको इच्छा लगे। ठीक है जी। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 10th क्वेश्चन जो है, टेंथ क्वेश्चन में ये लिखा है कि नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, कितने मैट्रिसेस आप बना सकते हैं, किस चीज के, ऑर्डर 3 into 3 वाले, मतलब 3 रोज 3 कॉलम, टोटल 9 पोजीशंस भरनी है भाई, 3 into 3 में टोटल 9 पोजीशंस भरनी है। और वो 9 पोजीशन किससे भरनी है, 0 से या 1 से। मतलब आप यहाँ पे क्या रख सकते हो, 0 या 1, यहाँ क्या रख सकते हो, 0 या 1। हर पोजीशन के लिए आपके पास दो ही ऑप्शन है, 0 या 1, 0 या 1। तो 11th क्लास में एक टॉपिक होता है जिसका नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या टॉपिक का नाम है, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। और ये टॉपिक क्या कहता है
कि भाई जितनी आपके पास काम करने की, किसी भी काम को करने की आपके पास जितनी ऑप्शंस हैं, जितनी चॉइसेस हैं, वो उसके वेज बन जाते हैं। किसी भी काम को करने की आपके पास जितनी ऑप्शंस हैं, जितनी वेज हैं, नहीं चॉइसेस हैं, वो वेज बन जाते हैं, रास्ते बन जाते हैं। तो A11 को भरने की आपके पास दो ऑप्शन है। A11 कैन बी फिल्ड इन, दो ऑप्शन है, तो दो वेज बन गए। मैं A11 पे 0 भी रख सकता हूं और 1 भी रख सकता हूं, यहां पर 0 भी रख सकता हूं, 1 भी रख सकता हूं। A12 कैन बी फिल्ड इन टू वेज, A13 कैन बी फिल्ड इन टू वेज, A21 कैन बी फिल्ड इन टू वेज। टोटल कितनी पोजीशन भरनी है? 9 पोजीशंस भरनी है। हर पोजीशन में दो वेज, दो वेज, दो वेज, दो वेज, दो वेज, टोटल 9 पोजीशंस भरनी है। 9 बार मल्टीप्लाई कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 की पावर 9, यानी 500 बार आंसर आ गया, 512 वेज आ गया आंसर। ठीक है जी। तो ये टॉपिक्स और 5.3.1 कंप्लीट हो गई है। तो टॉपिक को दोबारा भी समझना है, अच्छा समझना है, अच्छा तो खैर समझाया ही है, वो अलग से प्लेलिस्ट में भी है, बाकी इसमें भी मैंने समझा दिया है और क्वेश्चंस को भी क्लियर कर दिया। ठीक है जी, टेक केयर, चैनल को सब्सक्राइब तो कर दो भाई।